गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम एक बार फिर भारत के भौतिक स्वरूप का पार्ट 3 लेके आए हैं। इसके पहले हम भारत के भौतिक स्वरूप में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का भौगोलिक वर्णन कर चुके हैं। आज हम भारत के उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है उसके प्रादेशिक वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। देखिए, हमने भारत के भौगोलिक उत्तर पर्वतीय प्रदेश को जब भौगोलिक विभाजन किया था तो उसके 5 भाग किए थे। अब हम प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे और प्रादेशिक वर्गीकरण में जो हिमालय पर्वत की विशेषताएं हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। प्रादेशिक वर्गीकरण में हम देखें तो प्रादेशिक वर्गीकरण में हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटते हैं। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। देखिए, इस मानचित्र में हमने जब भौगोलिक वर्गीकरण किया था हिमालय पर्वतीय प्रदेश का, तब हमने पश्चिम से पूर्व में की दिशा में किया था। पश्चिम से पूर्व की दिशा में ऊपर से इस तरीके से किया था, बृहत हिमालय, देन मध्य हिमालय, देन शिवालिक हिमालय, ऊपर की तरफ ट्रांस हिमालय और पूर्व की तरफ हमारा था पूर्वांचल पहाड़ियां। अब प्रादेशिक वर्गीकरण में हम जो प्रदेश हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी कि राज्यों के विस्तार के अकॉर्डिंग ये प्रदेश है वो हमारा बढ़ता है। पहला पंजाब हिमालय, जिसकी जो सीमा है वो हम सतलज सिंधु नदी से सतलज तक के मध्य के एरिया को पंजाब हिमालय में हम लेते हैं। सिडनी बुराड ने इस पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहा है वर्गीकरण के अंतर्गत। दूसरा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत भारत का जो उत्तराखंड राज्य है और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है वो आते हैं। इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी तक बताया गया है। तीसरा जो प्रदेश है वो है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार लगभग नेपाल में है और भारत का जो सिक्किम राज्य है उसके अंतर्गत भी इसका विस्तार कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है, पर अधिकतर इसका विस्तार नेपाल में है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय है वो कहा गया है। नेक्स्ट चौथा जो हिमालय है वो है असम हिमालय। असम हिमालय का जो विस्तार है वो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है वो है। इसके अंतर्गत भारत का उत्तर पूर्वी राज्य असम, आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे राज्य असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं। साथ ही अन्य देशों में देखें तो भूटान जो देश है वो असम हिमालय के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। हम एक एक करके इनकी विशेषताओं को जल्दी से देखेंगे। फर्स्ट है हमारा पंजाब हिमालय। देखिए, जो पंजाब हिमालय है वो आपका जो विस्तार है इसका जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंतर्गत आता है। अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें बृहत हिमालय भी आता है, लघु हिमालय भी आता है और शिवालिक हिमालय भी इसके अंतर्गत आता है। साथ ही जो ट्रांस हिमालय था हमारा वो भी इसका पार्ट है वो बनता है। इसकी जो लंबाई है वो सिंधु नदी से लगा के सतलज नदी तक के बीच में ये फैला हुआ है। पूरा लंबाई इसकी 560 किलोमीटर है तथा 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी प्रमुख अगर हम श्रेणियों की बात करें तो जो जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां इसमें हम शामिल करते हैं। देखिए, जो जास्कर, लद्दाख ये दोनों श्रेणियां हैं वो हमने ट्रांस हिमालय जब पढ़ा था या तिब्बत हिमालय पढ़ा था उसके अंतर्गत ये आती हैं, लद्दाख, जास्कर, और उसके ऊपर एक और श्रेणी है काराकोरम। काराकोरम को पंजाब हिमालय का हिस्सा नहीं माना गया है। दूसरा पीर पंजाल है वो हमारा बृहत हिमालय की श्रेणी थी और धौलाधर है वो हमारी मध्य या लघु हिमालय की श्रेणी थी। तो आपको जब प्रादेशिक और भौगोलिक आप जब हिमालय पर्वतीय का प्रदेशों का अध्ययन करेंगे तब आप साथ ही साथ जब प्रादेशिक पढ़ रहे हैं तब भौगोलिक को भी आप ध्यान में रखिए ताकि आपको ध्यान रहे कि ये
उस समय हमने इस चीज को भौगोलिक के अंदर पढ़ा था। अगर इसकी मुख्य चोटियों की बात करते हैं तो टाटा कोटी और ब्रह्मा सकल दो महत्वपूर्ण यहाँ की चोटियां हैं। और दर्रे की बात करें तो दर्रे जो संकरे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनके मध्य जो आवागमन के या पथ के जो माध्यम होते हैं, आपके जो पथ जो जिन रस्तों से होके हम दो पर्वतों के बीच में जो रास्ते होते हैं इनको हम दर्रे कहते हैं। दर्रों में जो प्रमुख दर्रे हैं वो ये पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला और बुर्जिल हैं। देखिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं इस मानचित्र में, तो बनिहाल जो दर्रा है वो हमारा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का रास्ता है। जो पीर पंजाल है वो हमारा कश्मीर और लद्दाख श्रेणी को जोड़ता है। बुर्जिल जो दर्रा है वो हमारा श्रीनगर और हमारा जो श्रीनगर और उसके साथ ही साथ गिलगित जो श्रेणी है उसको जोड़ने का कार्य है वो करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब कुमायूं हिमालय। देखिए पंजाब हिमालय के पश्चात जो शुरुआत होती है वो कुमायूं हिमालय की होती है। इसका जो विस्तार है वो सतलज नदी से लगा के काली नदी के मध्य इसका विस्तार माना गया है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। भारत के हिमाचल और उत्तराखंड राज्यों में इसका विस्तार बताया गया है। इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं उन चोटियों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, शिवलिंग, ये सारी इसकी चोटियां हैं। ये सारे के सारे हमारे जो उत्तराखंड के जो भारत के प्रमुख जो तीर्थ स्थल हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत हैं वो आते हैं। साथ ही भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, इन सभी नदियों का जो उद्गम स्थल है वो भी यहीं पर है। हमने जब वृहत हिमालय पढ़ा था तो वृहत हिमालय में हमने देखा था कि जो भी भारत की नदियां हैं वो आपके इस वृहत हिमालय से निकलती हैं, जिसका जो प्रादेशिक दृष्टिकोण से जो क्षेत्र आता है वो कुमायूं हिमालय आता है। नंदा देवी इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, इस हिमालय का सर्व ऊंचा शिखर है। साथ ही साथ दून घाटियां शिवालिक और आपका जो मध्य हिमालय है उसके बीच स्थित हैं। यहाँ पर नैनीताल के निकट यहाँ पर नैनीताल, भीमताल, सातताल जिले हैं। यहाँ पर माना और नीति दर्रे हैं जो भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम है वो करते हैं। आपने ऊपर मानचित्र में हम देखते हैं कि ये मान और नीति ये दोनों दर्रे हैं यहाँ पर जो भारत को तिब्बत से जोड़ने का कार्य है वो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार आपका जहां पर कुमायूं हिमालय खत्म होता है काली नदी पे, काली नदी से लगा के तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय का विस्तार बताया गया है। इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर बताई गई है। 1,16,800 वर्ग किलोमीटर में नेपाल हिमालय का जो प्रादेशिक क्षेत्र है वो विस्तृत है। यहाँ की जो औसत ऊंचाई है इस क्षेत्र की वो 6,250 मीटर है और इसी नेपाल हिमालय में भारत की और साथ ही साथ विश्व की जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो आपके इस नेपाल हिमालय में ही हमको मिलती हैं। जब हमने वृहत हिमालय का वर्णन किया था तब हमने देखा था कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, जितनी भी महत्वपूर्ण जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं सब आपके नेपाल हिमालय में अवस्थित है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो वो सारी श्रेणियां हमारे वृहत हिमालय के अंतर्गत आती हैं। यहाँ की प्रमुख चोटियों में देखें तो अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ, कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट पर्वत श्रेणियां प्रमुख हैं। ऊंचे भागों में यहाँ पर मिट्टी का क्षरण हो जाता है क्योंकि तीव्र ऊंची चोटियों से यहाँ नदियां हैं वो बहती हैं, जिसके कारण उच्च भाग जो है यहाँ पर वो वनस्पति विहीन है। किंतु जो निचले भाग हैं यहाँ हम कह सकते हैं कि जो इस हिमालय के निचले ढाल हैं नेपाल हिमालय के, यहाँ पर इन ढालों और घाटियों में देवदार, स्प्रूस, फर, चीड़ आदि कोणधारी वन है वो यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ की जो महत्वपूर्ण घाटी है वो काठमांडू घाटी है और जो यहाँ की पंजाब हिमालय की जो महत्वपूर्ण घाटी थी वो थी कश्मीर घाटी। हमने जब प्रादेशिक
वितरण देखा था तब देखा था कि बृहत हिमालय और लघु हिमालय के दोनों तरफ ओपन वैलीज हैं। तो एक तरफ नेपाल हिमालय नेपाल वैली आती है, काठमांडू वैली, और दूसरी तरफ श्रीनगर वैली आती है। चौथा हम बात करते हैं असम हिमालय की। असम हिमालय जो है, असम हिमालय जहाँ पर तीस्ता नदी यहाँ हमारी खत्म होती है, तीस्ता नदी से लगा के ब्रह्मपुत्र के मध्य हमारा असम हिमालय आता है। असम हिमालय की जो लंबाई है वो 750 किलोमीटर लंबाई है। इस श्रेणी का ढाल दक्षिण की तरफ अधिक है, किंतु उत्तर पश्चिम की ओर क्रमशः धीमा होता जाता है। यह श्रेणी नेपाल हिमालय की अपेक्षा अधिक नीची है। इस हिमालय के अंदर सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान देश हैं वो आते हैं। इस भाग की प्रमुख जो चोटियां हैं वो हैं कुला कांगड़ी, चुलमहारी, काबरू, जांग, सांगमा, पोहनी, ये सभी इस असम हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। तो इस आधार पर हमने हमारे जो हिमालय है या उच्च पर्वतीय जो प्रदेश है भारत का, उसका प्रादेशिक आधार पर हमने वर्गीकरण किया। इसके साथ ही साथ हम अगर इस जो हमारा ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश में प्रमुख दर्रे हैं, मतलब दो ऊंची चोटियों या दो पर्वतों के मध्य जो जाने के मार्ग होते हैं, जिनके माध्यम से हम जाते हैं, वो हमारे दर्रे कहलाते हैं। भारत के ये प्रमुख दर्रे हैं। इस संपूर्ण हिमालय के एग्जाम्स में आता है। मैंने यहाँ पर आपको यहाँ ये इमेज दी है, आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक एक करके सारे दर्रों के बारे में आप जो विश्लेषण है वो कर सकते हैं। मैंने आगे बताया था अभी बनिहाल, पीर पंजा, जोजिला, इनके बारे में कभी कभी एग्जाम में आता है। तो ये सारे दर्रे आपको ध्यान में रखते हैं, ये किन किन को कहाँ कहाँ जोड़ते हैं, ये इनका विवरण है। अंत में हम जो हमारा संपूर्ण जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है उसको अगर हम उसके उत्तर और पूर्वी हिमालय की हम अगर चर्चा करें, फॉर एग्जांपल ये हमारा पश्चिमी हिमालय हुआ और ये हमारा पूर्वी हिमालय हुआ, यानी कि नेपाल और असम हिमालय को अगर हम पूर्वी हिमालय में रखते हैं और कुमायूं और पंजाब को हम पश्चिमी हिमालय में रखते हैं। इनकी अगर हम तुलना करें तो देखिए, जो पश्चिमी हिमालय है वो 72 डिग्री पूर्वी देशांतर से लगा के 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तक सिंधु नदी से लगा के काली नदी के मध्य हम इसको मानते हैं, इसकी स्थिति को। इसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, उप हिमालय की शाखाएं सम्मिलित हैं। जबकि जो पूर्वी हिमालय है, पूर्व की तरफ जो पड़ता है आपका काली नदी के पश्चात वाला हिस्सा, ठीक है, यानी कि काली नदी जो नेपाल हिमालय है और असम हिमालय, ब्रह्मपुत्र, ये पूरा एरिया हमने माना है पूर्वी हिमालय। तो इन दोनों के जो इनका जो विस्तार है वो 88 डिग्री पूर्वी देशांतर से लगा के 98 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य पूर्वी हिमालय है, जो तीस्ता से लगा के ब्रह्मपुत्र नदी का फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः पूर्वांचल की पहाड़ियां और उप हिमालय का विस्तार है। जो ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है या शिवालिक हिमालय है, ये सारा हम इसको पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी हिमालय में जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके साथ ही साथ जो पश्चिमी हिमालय है उसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, जबकि पूर्वी हिमालय में हम देखते हैं कि पूर्वी हिमालय जीवाश्म से युक्त है, इसीलिए हमारा जो असम है इसमें पेट्रोल है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट यहाँ अल्पाइन और कोणधारी वन मिलते हैं, जबकि यहाँ पर ऊंचे सदाबहार घने वन मिलते हैं और अल्पाइन और टुंड्रा वन भी मिलते हैं। इसका कारण ये है कि जो हमारा पूर्वी हिमालय है उसकी ऊंचाई, यहाँ पर जो हिमालय की ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक है। इसके साथ ही हिमालय और हिमानी ग्लेशियर की अधिकता है, यहाँ ग्लेशियर का अभाव है। हिम रेखा की ऊंचाई कम रहती है, यानी कि नीचे रहती है, जबकि इस क्षेत्र में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई है वो अधिक है पूर्वी हिमालय की। इसके कारण पश्चिमी हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 500 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी हिमालय की जो औसत
चौड़ाई है वो 135 किलोमीटर है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने की कोशिश की। अब उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो हमारा भौतिक स्वरूप है, उसके पश्चात जो दूसरा स्वरूप भारत का है वो है उत्तर का विशाल मैदान। देखिए जो उत्तर का विशाल मैदान है वो हमारा पूरा आपका इस हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में उसी के समानांतर जो क्षेत्र है उसको हम उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस उत्तरी मैदान के अंतर्गत हम पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हम उत्तरी गंगा यमुना के मैदानों की बात कर रहे हैं जो कि हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में उसी के समानांतर विस्तृत है। इस मैदान की जो अवस्थिति है वो हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच पड़ती है। इसके हिमालय पर्वत ऊपर की तरफ और प्रायद्वीप पर्वत के नीचे, दोनों के मध्य हमारी जो मैदान है वो अवस्थित है। इन मैदानों का अगर निर्माण की बात करें हम, तो इन मैदानों का जो निर्माण हुआ है वो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो नदियां अपने साथ तलछट, कंकड़, पत्थर ये सब लाती हैं और उसके पश्चात आपका जो मैदानी क्षेत्र है उसमें इसका निक्षेपण होता है। देखिए हिमालय से सारी नदियां हैं वो निकल के इसी क्षेत्र में आपका जो ये निक्षेपण है वो करती हैं, कंकड़ पत्थर इन सब का, इसीलिए इन मैदानों की उत्पत्ति हुई है। मैदानों की जो उत्पत्ति का जो निर्माण युग है वो प्लीस्टोसीन युग है, यानी कि जब हमारा शिवालिक पर्वत श्रेणी जिसकी उत्पत्ति हम प्लीस्टोसीन युग तक मानते हैं, उसके पश्चात हमारा उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान के निर्माण में न केवल हिमालय पर्वत की नदियां अपितु प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत हमारा ये हुआ। प्रायद्वीपीय भारत जो इस मैदान के दक्षिण में उल्टे त्रिभुज के रूप में फैला हुआ है, इस पठार से भी जो नदियां निकलती हैं, जो जैसे हमारी चंबल है, सोन है, बेतवा है, ये सभी नदियां भी हमारे इस मैदान में उत्तर की तरफ जाती हैं, उल्टी बहती जाती हैं। साथ ही जो हिमालय पर्वत है उससे निकलने वाली नदियां, तो इस मैदान का निर्माण सिर्फ हिमालय की पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली नदियों से ही नहीं अपितु प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों से भी हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम इस मैदानी भाग को 4 भागों में बांटते हैं। संरचनात्मक मतलब इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। पहला जो क्षेत्र है वो हमारा भाबर क्षेत्र आता है, जहां पर जलोढ़ शंकु मतलब जैसे ही नदियां हमारे पर्वतों के गिरिपादों पर आती है, मतलब शिखर से लेके गिरिपाद तक जब नदी आती है तो यहाँ पर जो पहला निक्षेपण होता है वो भाबर के रूप में होता है। ठीक है, उसके पश्चात जो दूसरा प्रदेश बनता है संरचनात्मक दृष्टिकोण से वो बनता है तराई प्रदेश। मतलब भाबर के पश्चात नदियां हैं वो तराई प्रदेश में बहती हैं। अभी आगे हम एक एक करके इनका वर्णन करेंगे। तीसरा जो प्रदेश संरचनात्मक दृष्टिकोण से हम बांटते हैं वो है हमारा बांगर या जलोढ़ मैदान, और चौथा जो प्रदेश है वो है हमारे खादर मैदान या खादर प्रदेश। मतलब संरचनात्मक दृष्टिकोण से हम हमारा जो उत्तर का विशाल मैदान है उसको 4 भागों में बांटते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर प्रदेश। अब एक एक के हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहला है भाबर प्रदेश। जो भाबर प्रदेश है वो शिवालिक के गिरिपदों में सिंधु से तीस्ता नदी के मध्य अविच्छिन्न रूप से फैला हुआ है। मतलब मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया था कि जैसे ही हमारी शिवालिक श्रेणी का क्रम है वो खत्म होता है, उसके गिरिपादों पर यानी कि पर्वतों के पादों में आपका नदियों के द्वारा जो लाए गए कंकड़ पत्थर हैं वो सारा इकट्ठा होता है और इस क्षेत्र में जलोढ़ पंख के रूप में इसका विस्तार है वो होता है। यह जो क्षेत्र है वो एक छिद्र युक्त और कंकड़ पत्थर वाला मैदान है। इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरने वाली नदियों के द्वारा लाई गई जो बजरी है, कंकड़ पत्थर है, उसके निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है और इस क्षेत्र को जलोढ़ पंख का क्षेत्र भी
कहा जाता है। क्या होता है कि इस प्रदेश से जब नदियां आती हैं तो कंकड़ पत्थर के नीचे की तरफ चली जाती हैं, नदियां नीचे की ओर बहने लगती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को गुम्फित नदी वाला क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि कंकड़ पत्थर बड़े बड़े होते हैं जिसके कारण नदियां उसके ऊपर नहीं बहती है, नीचे से होके बहने लग जाती है, जिसके कारण हमें इस क्षेत्र में नदी एकदम से अदृष्टिगोचर हो जाती है, नदी दिखाई नहीं देती है, वो नीचे की तरफ बहती है, कंकड़ पत्थरों से नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कंकड़ पत्थरों की सरलता अधिक है जिसके कारण नदियां नीचे की ओर बहने लगती हैं। तो ये इस क्षेत्र की विशेषता है कि भाबर क्षेत्र में जो नदियां हैं वो जो जलोढ़ पंख हैं उसके नीचे से होके बहने लगती हैं, और जैसे ही तराई प्रदेश आता है वो नदियां पुनः ऊपर की तरफ बहने लग जाती है। तो दूसरा जो हमारा प्रदेश है वो है तराई प्रदेश। इस तरह ये जो तराई प्रदेश होता है ये पूरा दलदली क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ से एकदम नदियां वापस ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाती हैं, और यहाँ कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं बल्कि बिल्कुल बारीक मिट्टी होती है, जिसके कारण महीन रेत होती है, जिसके कारण नदियां यहाँ पर दलदल सा बनाती हैं। भाबर प्रदेश में जो लुप्त नदियां थी वो पुनः इस क्षेत्र में सतह पर प्रकट हो जाती हैं। यह प्रदेश काफी समतल होता है जिसके कारण नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण कर देता है। यह प्रदेश घने वनों से ढका हुआ क्षेत्र कहलाता है, परंतु वर्तमान में इस क्षेत्र का किसानों द्वारा कृषि के लिए इस क्षेत्र में बहुत सारे वन हैं वो काटे जाने लगे हैं, और जिसके कारण वन काटने के कारण इस क्षेत्र में अब कृषि भी होने लगी है, परंतु भूमि अभी भी यहाँ पर दलदली ही पाई जाती है। तीसरा जो प्रदेश है वो हमारा बांगर क्षेत्र है। बांगर यानी कि हमारा जो मध्य का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र है। यह प्राचीन जलोढ़ से निर्मित मैदान है। खादर की तुलना में यह क्षेत्र अधिक ऊंचा प्रदेश है। यहाँ बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए गंगा यमुना का दोआब और सतलज मैदान इसका प्रमुख उदाहरण है। बांगर क्षेत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, बारिंद मैदान और भूर के क्षेत्र। देखिए जो बारिंद मैदान है वो बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित है। वास्तविक रूप में यह गंगा का प्राचीन डेल्टा है। यह प्लीस्टोसीन काल में बना और बाद में ऊपर उठा और पुनः उपरदित होकर यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी के रूप में यह क्षेत्र है वो बन गया है। दूसरा जो क्षेत्र है वो भूर क्षेत्र है। संरचना और विकास के दृष्टिकोण से यह गंगा के ऊपरी यमुना दोआब के क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हवा के निक्षेपण के द्वारा हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिए, इसका निर्माण जो हुआ है वो हवा के निक्षेपण से हुआ है। यह आज बांगर उच्च भूमियों में एक लगातार कटक के रूप में पाया जाता है। इन कटकों द्वारा दोआब क्षेत्र के मुरादाबाद एवं बिजनौर जिलों में विशिष्ट प्रकार की भूरी मिट्टी का जन्म हो गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र को भूर क्षेत्र कहा जाता है। साथ ही साथ जो बांगर मिट्टी के जो क्षेत्र हैं उनमें अत्यधिक सिंचाई होती है, जिसके कारण कहीं कहीं पर भूमि पर सफेद नमक की परत जम गई है, जिसे हम रेह या कल्लर कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिए, इस क्षेत्र को रेह या कल्लर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा और अंतिम जो संरचनात्मक दृष्टिकोण से मैदान का जो क्षेत्र है वो है खादर प्रदेश। देखिए जो खादर प्रदेश है वो हमारे इस मैदानी जो भाग है संरचना के दृष्टिकोण से उसका चौथा क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है वो निचला क्षेत्र होता है जहां पर नदियां आकर समुद्र से मिलती हैं। निचला क्षेत्र होने के कारण यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। जैसे हम देखते हैं टीवी में अक्सर आता है बिहार पश्चिम बंगाल के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ आती है। प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण इन्हें नवनिर्मित खादर के मैदान भी कहा जाता है। मैंने अभी और साथ ही जो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और वैसे प्रदेश जो नदी घाटियों से सटे हैं इनको खादर प्रदेश के अंतर्गत हम लेते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई प्रदेश भी खादर का उदाहरण ही है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में भी प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो वो भी एक खादर मैदान का
निर्माण देख खादर मैदान जो होते हैं वो सबसे उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र हैं वो होते हैं। उत्तर प्रदेश और उससे सटे क्षेत्रों में ऐसे निम्न भाग जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का जो जल है वो पहुंचता है, इसको भी खादर कहते हैं। और पंजाब में इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। आप इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो चीजें हैं वो एग्जाम में कभी कभी आती हैं। इस प्रकार संरचनात्मक दृष्टिकोण से हमने जो हमारे जो उत्तर विशाल मैदान है उसको चार भागों में बांटा। चार भागों में हमने इसको बांटा। पहला हमारा बांगर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। इन चारों प्रदेशों की विशेषताओं और इन क्षेत्रों में जो जो स्थलाकृतियां मिलती हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। अभी रेह, कलहर, बेट, कई सारे नाम आए हैं अभी, इन सभी नामों को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट कल हम भारत के जो उत्तर विशाल मैदान हैं उनका हम प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। प्रदेश के अनुसार इन मैदानों का वर्गीकरण है वो देखेंगे। आपसे निवेदन है कि आप जो ये वीडियोस हैं इन वीडियोस को आप देखा करिए, क्योंकि हम आपकी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग इन वीडियो को देखते नहीं हैं। तो मेरा आप स्टूडेंट से निवेदन है कि आप हर दिन के वीडियो को देखिए और साथ ही साथ जो नोट्स हैं उनको भी पढ़िए। थैंक यू।